हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं जिन्हें मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे यूज होने वाले हैं, या वहाँ पर अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, कि ताकि जब मैं आगे यूज करूँ तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट क्या है जनरली देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर सिस्टम बनाया हुआ है। ये हमारा स्क्वायर है, जिसे हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। अब जो मैंने यहाँ वर्ग बनाया है या स्क्वायर जो बनाया है, अगर इसमें आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो सिंपल सा आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जी इसका हो गया विड्थ एंड जे हाइट, और विड्थ और हाइट का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है एरिया। तो अगर इसका एरिया लिखा जाए तो एरिया इसका आएगा ए स्क्वायर, ये एरिया बनेगा। लेकिन इस डायग्राम में हमारा डिफरेंस क्या, कुछ अंतर है? तो अंतर देखिए, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। जैसे कि जी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ऊपर वर्टिकल वाला वाई कोऑर्डिनेट है। आप देखिए, अगर आप एक्स में अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वाई की वैल्यू हमेशा ए ही रहेगी। देखिए हाइट ए है तो ए रहेगा, या तो आप यहाँ पर आए तब भी वाई ए ही रहेगा। आप एक्स में कहीं पर भी चलें, जो y मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट हम लोग उसका एरिया प्रोडक्ट करके लिख दिया। आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, जैसे हमने कहा ये रहा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आयत। अगर एरिया पूछा है तो फिर से आप देखेंगे कि जो विड्थ रही जो हाइट रही, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया। तो एरिया इक्वल टू ए इंटू बी कह दिया। यहाँ पर वही बात है, आप x में आगे बढ़िए, y की वैल्यू देखेंगे तो हमेशा y कितना रहेगा, b का b रहेगा। आप यहाँ पर x आए तो भी y का मान जाए, मतलब आप x में कहीं पर भी जाए y हमेशा आपको b मिलेगा। चाहे कैसे भी आप चलेंगे y चेंज होने वाला नहीं है, उसकी हाइट जो है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो जब ऐसा केस आता है कि x चेंज करने पर अगर y चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वही हमारा एरिया बन जाता है। लेकिन थर्ड वाला जो डायग्राम है इसको मैंने थोड़ा सा अलग लिया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका अलग चलेगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस का प्रोडक्ट करके क्या एरिया को लिखा जा सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए अभी आप x1 पे हैं मान लीजिए, और x1 पे जब यहाँ देखेंगे तो y की वैल्यू आपको ये मिलेगी, कुछ हाइट इतनी मिलेगी। अगर आप ऐसे बीच में आए तो y आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा, कुछ ज्यादा वैल्यू होगी। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा x2 पे आएंगे तो y की वैल्यू थोड़ी और कम होगी। मतलब क्या है कि x बढ़ाते जा रहे हैं, y चेंज होता जा रहा है बार बार। मतलब x बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, x एक्सिस और y एक्सिस का प्रोडक्ट करके हम लोग उसका एरिया नहीं बता सकते। मतलब क्या है यहाँ पर कहने का, कि अगर कोई एक एक्सिस बदलने पर अगर फंक्शन की वैल्यू बार बार बदलती जा रही है तो उसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट जल्दी नहीं होता, उसका एरिया जल्दी नहीं निकाल सकते या फिर उसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, फिर सिंपल सा देखिए कि x वो फैक्टर था जिसमें हम लोग चल रहे थे और y बार बार बदल रहा था। तो हमने कहा एक x ही है जो y को बदल रहा है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं फिर कि हम लोग एक जर्नल से x पे आएंगे। जर्नल से मतलब एक कोई भी जर्नल से x हो सकता है, x = 5 मीटर या 10 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो जर्नल से x पे हम लोग आए हैं और यहां से हमने बहुत छोटा सा पार्ट कट कर दिया। ये पार्ट इतना छोटा सा है कि इसकी जो विड्थ है वो लगभग समान है। ये पार्ट हमने यहां से छोटा सा पार्ट कट किया। ये जो पार्ट है ये dx पार्ट है। dx पार्ट मतलब कि छोटा सा dx। देखिए जैसे हमने क्या कहा कि यहां से जर्नल से x पे आए हैं तो इधर देखेंगे आप दो लाइनें बनी है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अगर हमने कहा कि इस वाली लाइन में x बराबर 5 है तो अगली वाली लाइन की जो वैल्यू होगी वो 10, 15, 20 नहीं होगी, कुछ क्या होगी, x = 5.0000001 अप्रोक्सीमेटली।
तो देखेंगे आप जब 5 है और x बराबर 5.00001 लिखा है तो ये भी वैल्यू लगभग 5 के अकॉर्डिंग ही होगी, अप्रोक्सीमेट 5 ही उसको कहा जाएगा। अगर आपसे पूछूं कि जो इसकी विड्थ कितनी है, जो छोटा सा जो पार्ट निकल के आया है dx, इसकी चौड़ाई कितनी होगी विड्थ, तो आप क्या कहेंगे कि जो स्टार्टिंग में 5 था फिर आखिर में 5.0001 है, तो विड्थ अब हमारी जो होगी डेल्टा x वो होगा 0.00001 अप्रोक्सीमेट नहीं आया। तो क्या डेल्टा x क्या हमारा कुछ नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है क्या, क्या 1 2 3, अरे जी तो बहुत ही छोटा पार्ट है, एक ना के बराबर है हमारा। मतलब क्या है कि जे x कर लो 5 का ये या x कर लो 5.00001 का ये वो अप्रोक्सीमेट 5 के बराबर ही उसको काउंट किया जाएगा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब हम जनरल से x पर आए हैं तो जो dx पार्ट है ये बहुत ही छोटा है, और ये इतना छोटा है कि इसमें जो y की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। नहीं हो रही मतलब क्या, देखिए अगर हमने कहा कि y इक्वल टू fx का फंक्शन था, fx फंक्शन है तो fx इक्वल टू कुछ तो फंक्शन दिया ही गया होगा, x स्क्वायर का या x क्यूब का या फिर e की पावर x, कुछ तो फंक्शन होगा यहाँ पर। तो मान लीजिए ये हमने दिया आपको x स्क्वायर का फंक्शन, जब आप x इक्वल टू 5 रखेंगे वैल्यू तो आपको मिलेगी 25, y बराबर आपका आएगा 25। लेकिन जब x इक्वल टू 5.0000001 करके पुट करेंगे तो y की वैल्यू जाएगी वो 25.00000 करके कुछ 1 अप्रॉक्सीमेट से कुछ वैल्यू बन रही होगी। तो 25 और 25.00001 में अगर मैं पूछूं आपसे कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है ज्यादा, तो आप कहेंगे लगभग अप्रॉक्सीमेट ही है, वैल्यू लगभग बराबर है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो हम छोटा सा जो dx पार्ट लिए हैं इसमें j वाली हाइट और जो इसके आगे वाली लाइन की जो हाइट है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट है, वो बराबर है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि जे विड्थ और जे हाइट दोनों का हम लोग आपस में प्रोडक्ट करके एरिया को बता सकते हैं सिंपल सा, क्योंकि x में आगे बढ़ने पर y चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको x में आगे बढ़ी है y हमेशा आपका a का a था, आगे आएंगे तो y की वैल्यू b मिल रही है। इसी प्रकार इस dx में अगर आप आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे dx के अंदर ही पार्ट में तो y का मान वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, निग्लेजिबल चेंजमेंट है। तो अगर हम लोग इतने छोटे से स्ट्रिप का अगर एरिया लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, देखिए तो DA बराबर छोटा सा एरिया है, बहुत ही पतला सा, हमें तो पूरा चाहिए जितना, देखिए अभी हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, छोटा सा पार्ट। तो DA बराबर विड्थ कितनी है हमारे पास अभी dx और हाइट कितनी होगी, तो इस हाइट को हम लोग कहेंगे y हाइट, क्योंकि y बराबर फंक्शन दिया गया ना, x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो y का मान अपने आप ही निकल आएगा कितना होगा, तो y into dx। तो ये हमारा छोटा सा एरिया निकल के आ गया। लेकिन ये क्या हमारे पास केवल इतना ही छोटा सा एरिया लेना था क्या, नहीं, आपको तो ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक एरिया लेना है, x1 से x2 तक। तो अभी तो हमने सिर्फ छोटे से पार्ट का एरिया निकाला है, तो हमारा जो छोटा सा एरिया आया है y into dx आया। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये छोटा सा स्ट्रिप जो है, ऐसे तो हमारे कई सारे स्ट्रिप बने होंगे ना, यहाँ पर ऐसे कई सारे स्ट्रिप बना सकते छोटे छोटे, और जब हम उन छोटे छोटे स्ट्रिप्स को आके जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरे वाले पार्ट का एरिया निकल आएगा आसानी से, आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, इस छोटे से एरिया को हमने बार क्या कर दिया, जोड़ दिया डेट में इंट्रीगेशन कर दिया मैंने यहाँ पर। तो जब हम लोग इसका इंट्रीगेशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा एरिया। जब छोटे पार्ट का एरिया हो जाएगा तो जो बन जाएगा पूरा एरिया बराबर। अब देखिए जो छोटा सा पार्ट है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, जो केवल इतने पार्ट में है, x1 से x2 के बीच में, x2 के आगे नहीं जाएगा, ना ही जाए x1 के पीछे जाएगा, तो केवल यहां से यहां तक है, x1 से x2 तक। तो हमारा जो इंट्रीगेशन जाएगा वो केवल x1 से x2 तक जाएगा। तो हम लोग अगर इस जो तो पूरा एरिया जो बना x1 से x2 तक y into dx, तो ये हमारा निकल आया एरिया। अब आप इसको हल कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को तो आपका आंसर निकल आएगा। y की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी x1 x2 फंक्शन दिया गया तो y बराबर fx, देखिए लिखा है यहाँ पर इनटू dx। अब आप इसको अगर हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आपको समझ में आ गया होगा कि जब x चेंज हो रहा होता है या फिर y चेंज हो रहा होता है, मतलब किसी एक को चेंज करने पर फंक्शन की अगर वैल्यू बदल रही होती है बार बार, तो हम लोग को वहां पर इंटीग्रेशन करना
पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। इंटीग्रेशन का यूज होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसा अभी हम लोग ने पार्ट्स लिया था, देखा था मैंने अभी। तो यहाँ पर हम लोग को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग को करना है कि नहीं करना है। तो आपको केवल एक फैक्टर ढूंढना पड़ता है, क्या एक फैक्टर को बदलने पर क्या दूसरा फैक्टर अपने आप चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको वर्क निकालना है और वर्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो F डॉट डी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो जब आप इसको हल करेंगे सॉल्व और लिखेंगे तो F d इंटू कॉस थीटा इस प्रकार चलता है। अब गौर से देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि F की जो वैल्यू दी गई है वो 5x दिया गया है और x क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जब आगे की तरफ बढ़ेंगे आप तो x का मान आपको मिलता जाएगा। जैसे x बराबर 5 पे जो ब्लॉक हमारा रखा हुआ है और जैसे ही आप यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे आप आगे तो क्या होगा, x इक्वल टू आपको मिलेगा 6, फिर और आगे बढ़ेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 7 या 8 ऐसे वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर मैं x इक्वल टू 5 जगह मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, 0 से 10 मीटर तक की डिस्टेंस जानी है। तो अभी ब्लॉक हमारा x बराबर कितने पे है, 0 पे है। तो फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर x बराबर 0 रखिए तो फोर्स की वैल्यू 0 आ गई। ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ा, x इक्वल टू 1 हुआ तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 5। फिर x इक्वल टू 2 होगा तो फोर्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। x इक्वल टू 3 लेंगे फिर तो कितनी जाएगी 15। तो आप देख रहे हैं फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और x बराबर जब 10 होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, 50 मिल जाएगी। मतलब फोर्स जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब पूछा जाए वर्क के बारे में, क्या वर्क में कोई चेंजमेंट आएगा, तो ऑफ कोर्स चेंजमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि वर्क के फॉर्मूले में आता है हमारे पास F, अगर F बार बार बदल रहा है तो वर्क भी तो बार बार बदल रहा होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम लोग देख रहे हैं कि x को बढ़ाने का फोर्स बार बार बदलता जा रहा है, एक वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो ऐसे में हम लोग को जनरल सा एक डिस्टेंस लेनी पड़ती है, फिर वहां से उसको हल करेंगे और फिर हम लोग पूरा आंसर निकाल के बताएंगे। जैसे अभी हम लोग ने एरिया वाले पार्ट में हल किया था। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हमने कहा कि x वाले पार्ट में जब आगे बढ़ते हैं तभी तो ये चेंज हो रहा है बार बार हमारा, तो हम लोग कहेंगे x वाले पार्ट में ही हम लोग जर्नल से दूरी पे कहीं आ जाएंगे। तो हमने कहा मान लीजिए जर्नल से x पे हम लोग आ गए यहाँ पर, और इस वाले पार्ट में जब आए हम लोग तो यहाँ पर पहुंचे और जो ब्लॉक हमारा यहाँ पर आया तो जो डिस्टेंस हमने मान लीजिए dx पार्ट डिस्टेंस है, और इस dx पार्ट का जो डिस्टेंस आई है ये बहुत ही छोटी है। मतलब कि यहाँ पर इस वाली लाइन में जो f लग रहा है और इस वाली लाइन में जो f लग रहा है उन दोनों की वैल्यू लगभग बराबर है, चेंजमेंट नहीं है। मतलब अगर f की वैल्यू यहाँ पर अगर आपको 20 मिल रही है तो आगे वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये वाली, इसमें भी f की वैल्यू 20 होगी, चेंजमेंट नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे जब f बदल नहीं रहा है तो वर्क की डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है। तो हमने कहा इस छोटे से dx वाले पार्ट के लिए क्या वर्क आएगा, तो हम लोग कहेंगे dw वर्क होगा। फिर तो हमें dw के बारे में पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा dw क्या बनेगा, dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो f डॉट dx। जब आप इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले को तो क्या बनेगा, f dx cos थीटा। अब cos थीटा, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। मतलब क्या, देखिए हम लोग ब्लॉक को राइट की तरफ धकेल रहे हैं और ब्लॉक जा कहां की तरफ रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान एंगल पे हैं, दोनों की जो दिशाएं हैं वो समान है, तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री एंगल है। और cos 0 का जो मान होता है वो कितना आएगा, फिर 1 आएगा। तो बराबर f इंटू dx, तो ये हमारा निकल के आ गया dw। तो आपको समझ आ गया, ये छोटे से पार्ट का हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे छोटा सा पार्ट हमारे यहाँ पर कई सारे बने होंगे, तो उन सारे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब वो सारे पार्ट जुड़ जाएंगे तो हमारा पूरा वर्क निकल आएगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन
तो इसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि जी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो जी dx पार्ट जो है वो कहां से कहां तक फैला है, तो जी dx पार्ट के हम पूछे क्या जीरो के पीछे आया है क्या पार्ट, तो नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो x बराबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मैं पूछूं क्या जी dx वाला पार्ट जो छोटा सा लिया गया क्या ये 10 के आगे जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा x बराबर केवल 10 तक का है। तो हमारा जो dx वाला पार्ट है वो केवल मूव कर सकता है x बराबर 0 से x बराबर 10 के बीच में, तो हम लोग कहेंगे 0 से 10 तक केवल जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने क्या कहा, देखिए कि जो dw छोटा सा पार्ट था उसको जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा पूरा वर्क निकल आएगा। तो पूरे वर्क को हमने कह दिया w बराबर इंटीग्रेशन इसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5x, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x इंटू dx और 0 से 10 तक ले जाएंगे। 5 कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन को आप हल कर लीजिए। कैसे हल होगा, 5 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx 0 से 10 तक, 5 इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट पुट की जाएगी 0 से 10 तक। अब आप इसको हल करिए तो w बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप कितना मिलेगा 250 जूल। तो ये आपका निकल के आ गया w की वैल्यू। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जब फोर्स बार बार वेरिएबल हो रहा है तो हम लोग ने जनरल से x पर आए, छोटा सा dx पार्ट लिया और छोटे से पार्ट का हमने वर्क निकाला क्योंकि वहां पर हमारा जो फोर्स था वो चेंज नहीं हो रहा था। जो छोटा सा वर्क निकाला फिर हम लोग ने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां था उसको हमने देख लिया था और फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करके पूरा का पूरा आंसर बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्योंकि वहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होने वाला है। तो जब इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी।